नमस्कार, द नवीन पुरोहित शो विवाह का भविष्य में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। तो ये उस समय की बात है जब दुनिया नहीं थी। ओर से लेके छोर तक, शाम से लेके भोर तक सब धुआं धुआं था। जिंदगी धुआं धुआं और तुम घर बसाने की बात करते। उस समय पर भी जब हमारे पास साधन संसाधन नहीं थे और जो हमारा समाज है वो जिनको हम आदि मानव बोलते थे, वो उस दौर में था वो समाज। और उस दौर में भी हमने आग से लेके और तमाम चीज़ों का आविष्कार किया और एक सह अस्तित्व की भावना पैदा हुई। उस सह अस्तित्व ने मानवीय प्रजाति को आगे बढ़ाया। फिर एक दिन हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन की बैठक हुई और बात इस नतीजे पर पहुंची कि क्यों न मिलजुल कर कुछ नया किया जाए। फिर इन सब की मिली भगत से पैदा हुआ एक बैक्टीरिया जो समय के पहिए के साथ चलते चलते इंसानी शरीर में बदल गया। इंसान जिसने अपनी बुद्धि लगाई और एक पूरी व्यवस्था बनाई। लेकिन बात फंस गई बात पर कि बात कैसे की जाए। चूँकि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, इसलिए शब्द की ज़रूरत में भाषा की भी जुगाड़ हो गई। विकास के क्रम में जब लोगों ने भाषा को बोलना सीखा तो एक दूसरे के प्रति भाव और भाव से रिश्ते पैदा हुए। रिश्ते जिसका आधार बनी शादी। लेकिन आधुनिक काल तक आते आते ऐसा क्या हुआ कि आज पूरी दुनिया में शादियों का स्वरूप बदलने के साथ साथ इसकी दर भी घट गई है। विवाह दर में जिस प्रकार की कमी सामने देखने को मिल रही है, कुछ देश तो इसको राष्ट्रव्यापी समस्या मानकर जूझ रहे हैं। इसे लेकर युवाओं का क्या मानना है और ये इतिहास की किस क्रांति की उपज है, आज द नवीन पुरोहित शो यानी कि विवाह का भविष्य में मेरे साथ इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले हम आसान भाषा में समझते हैं कि किस पीढ़ी को किस नाम से जानते हैं। पहली जनरेशन है बिल्डर्स, वे लोग जिनका जन्म 1925 से 1945 के बीच हुआ, वो बिल्डर्स कहलाए। दूसरी जनरेशन है बूमर्स, जिनका जन्म 1946 से 1964 के बीच हुआ। और तीसरी जनरेशन एक्स, इस जनरेशन का जन्म 1965 से 1979 के बीच हुआ। चौथी जनरेशन मानी जाती है जनरेशन वाई और इसका जन्म 1980 से 1994 के बीच हुआ। जनरेशन जेड यानी कि जेन जी, ऐसे लोग हैं जिनका जन्म 1995 से 2009 के बीच हुआ। और 2010 से 2024 के बीच जिनका जन्म हुआ उन्हें जनरेशन अल्फ़ा कहते हैं। 1 जनवरी 2025 से 2039 के बीच जन्मे लोग कहलाएंगे जनरेशन बीटा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुई कई रिसर्च और सर्वे में कुछ बातें सामने आई हैं। जैसे जेन जी का मानना है कि मैरिज इज़ नॉट द ओनली वे, माने शादी सिर्फ रास्ता नहीं है। अमेरिका में 40% युवा शादी के बगैर जी रहे हैं। जापान में हर 4 में से 1 युवा शादी के खिलाफ है। दक्षिण कोरिया में 70% युवा शादी को ज़रूरी नहीं मानते हैं। लेकिन इन सब के बाद कुछ सवाल पैदा होते हैं जो इस प्रकार हैं। पूरी दुनिया में शादियां क्यों हो रही हैं आखिर कम? ये टेम्परेरी ट्रेंड है या किसी बड़े सामाजिक बदलाव का संकेत? आखिर इस नई पीढ़ी को शादी से इतना डर क्यों? बिन फेरे हम तेरे का चलन आखिर किस सामाजिक असुरक्षा का नतीजा? भारत में अविवाहित युवाओं का अनुपात लगातार बढ़ रहा है। साल 2011 में अविवाहित युवाओं की संख्या 17.2% थी, जो कि 2019 में 23% तक पहुंच गई। 2011 में 20.8% पुरुष ऐसे थे जो शादी नहीं करना चाहते थे, लेकिन 2019 में ऐसे पुरुषों की संख्या 26.1% तक पहुंच गई। महिला आबादी के मामले में भी इसी तरह की प्रवृत्ति देखी गई है। 2011 में कभी शादी ना करने की सोच रखने वाली महिलाएं 13.5% थी, जो 2019 तक आते आते 19.9% हो गई। एक तरह से देश की 1/4 से ज्यादा युवा लड़के लड़कियां शादी नहीं करना चाहते। वहीं राष्ट्रीय युवा नीति 2014 के अनुसार 15 से 29 वर्ष की आयु वालों को युवा वर्ग की श्रेणी में रखा गया है।
2011 में अविवाहित युवाओं की संख्या 17.2% थी। 2019 में अविवाहित युवाओं की संख्या 23% थी। 2011 में कभी शादी न करने की सोच रखने वाली महिलाएं 13.5% थी। 2019 में कभी शादी न करने की सोच रखने वाली महिलाएं 19.9% थी। अगर भारत की बात करें तो सरकार की एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार शादी न करने वाले युवाओं की सबसे अधिक संख्या जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में दर्ज की गई है। वहीं केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में ऐसे युवाओं की संख्या सबसे कम है जो अविवाहित हैं। वर्तमान में जैसे जैसे लड़कियों की शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है, वैसे वैसे वे शादी से विमुख होती जा रही है। इसका एक मुख्य कारण है कि शादी के बाद लड़कियों की जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। उनके पहनावे से लेकर उनकी पसंद के खाने तक हर चीज में ससुराल और पति की मर्जी शामिल हो जाती है और वो नहीं चाहती कि कोई उनकी पसंद और नापसंद को तय करे। वहीं लड़कों के संदर्भ में देखा जाए तो लड़कों का शादी से मोह भंग होने के कई कारणों से एक सबसे बड़ा कारण बेरोजगारी और कम आय वाली नौकरी का होना है। अक्सर लड़कों को ये कहते हुए सुना जाता है कि शादी तो कर लेंगे लेकिन खिलाएंगे क्या, पत्नी और बच्चों के खर्चों को कैसे संभालेंगे। लगातार बढ़ रही बेरोजगारी और महंगाई के चलते कमाए वाले व्यक्ति का अपने परिवार का भरण पोषण, बीमारी और बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला पाना बेहद मुश्किल हो रहा है, जिसके चलते अधिकांश युवा जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में सबसे ज्यादा अविवाहित युवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में सबसे कम अविवाहित युवा। बेरोजगारी और कमजोर आर्थिक हालात भी विवाह से मोह भंग की वजह है। अधिकांश युवा नहीं उठाना चाहते जिम्मेदारी। ऐसे में भारत जैसे देश में जहां शादी को महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए इतना ज्यादा जरूरी माना जाता है कि किसी परिवार में अगर अविवाहित बेटे या बेटी हैं तो वह दोस्तों, परिवार और रिश्तेदारों के बीच चर्चा का विषय बन जाते हैं। यह स्थिति बेहद चिंताजनक है, जिसके कारणों पर गौर किया जाना अत्यंत आवश्यक है। शादी को अगर सतही तौर पर परिभाषित करें तो शादी या विवाह दो लोगों के बीच एक ऐसे संबंध का नाम है, विवाह, लेकिन इसे त्रिकोण देता है। समाज भी इसमें कहीं ना कहीं शामिल हो जाता है, इसलिए शुरुआत समाज से करते हैं। समाज माने एक सिस्टम, एक ऑर्डर, ताकि लोग एक तय और सुनियोजित तरीके से रहें। और इस सिस्टम को चलाने के लिए कुछ स्तंभ हैं, जैसे पॉलिटिक्स, जहाँ से सत्ता का निर्धारण होता है, नियम कायदे बनते हैं, और ये सब संसद, कोर्ट और तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस के जरिए होता है। लेजिस्लेचर और ब्यूरोक्रेसी भी जिसका हिस्सा है। इसका स्ट्रक्चर काफ़ी फॉर्मल होता है और एक निश्चित हायरार्की के साथ ये सिस्टम चलता है। वहीं कुछ होते हैं सोशल इंस्टीट्यूशन, जिसमें कोई फॉर्मल हायरार्की नहीं होती, लेकिन परंपरा और संस्कृति के हिसाब से एक पीढ़ी दर पीढ़ी व्यवस्था सेट हो जाती है। परिवार इसी तरह का एक इंस्टीट्यूशन है। परिवार जो कि ऑर्गेनिक रूप से बनता है, और शादी इसे बनाने के लिए एक लीगल, वैध, सामाजिक और कानूनी उपक्रम है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यह जो बीमारी है विवाह न करने की, यह सिर्फ विदेशों तक सीमित नहीं है। भारत में भी अब 42% युवा विवाह नहीं करना चाहते। साल 2020 में भारत में एक सर्वे हुआ जिसमें 26 से 40 वर्ष की उम्र के 42% युवाओं ने कहा कि वो न तो शादी करना चाहते हैं और ना ही बच्चे। और भारत में ऐसा सोचने वाले पुरुषों और महिलाओं की संख्या लगभग बराबर है। भारत में हर घंटे 27,000 विवाह होते हैं। हर महीने 8 लाख से ज़्यादा लोग विवाह के बंधन में बंधते हैं और हर साल 1 करोड़ लोग नए वैवाहिक जीवन की शुरुआत करते हैं। विवाह को परिवार का स्तंभ माना जाता है, लेकिन अभी ये स्तंभ दरकता दिखाई देता है। अमेरिका में हुई स्टडी तो इसी तरफ इशारा करती है, जिसमें बताया गया कि पूरी दुनिया में विवाह के प्रति लोगों का मोह भंग हो रहा है और लोग हमेशा के लिए अविवाहित रहना चाहते हैं। तो प्रश्न उठते हैं कि आखिरकार क्यों नई पीढ़ी की पसंद बन रहा है अकेला रहना? क्या खराब आर्थिक स्थिति, रिश्तों का दबाव, न झेल पाने का डर
और सही जीवन साथी की तलाश पूरी ना होने का गम अब लोगों को आजीवन अकेले रहने पर मजबूर कर रहा है। तो आधुनिक समाज में विवाह से दूरी के कई कारण हैं, जिसमें आज के युवा अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बहुत तरजीह दे रहे हैं। वे अपने करियर, रुचियों और अपने जीवन शैली में विवाह को एक बाधा के रूप में देख रहे हैं। एक चीज़ और है कि करियर और आर्थिक दबाव। हमारे यहाँ जब कोई भी युवा करियर में सेट होता है तब वो उस स्थिति में पहुँचता है कि उसकी उम्र शादी के लायक हो जाती है। एक तरफ उसे करियर में कुछ बेहतर करने का प्रेशर रहता है, दूसरी तरफ सामाजिक जो हमारे रीति रिवाज हैं उसमें वही समय शादी के लिए भी है, विवाह के लिए भी है, और मेडिकली भी देखा जाए जो विवाह की उम्र है तो करियर के दबाव में कहीं ना कहीं ये उम्र बढ़ी। और जब वो दबाव बढ़ते बढ़ते एक ऐसा सामाजिक स्वीकार्यता इस बात की बढ़ गई कि लोग लेट एज में शादियां करने लगे। और जब वो लेट एज की जो शादियां हैं उसमें कई बार ऐसा हुआ कि जब वो लेट एज की शादियां हुई तो उनमें करियर प्राथमिकता में था, तो वो टकराव देखे गए। तो एक ये भी कारण है। और वर्तमान में तलाक और असफल विवाह की जो दर है वो भी इस प्रक्रिया को एक तरह से विवाह की प्रक्रिया को उसने जटिल बना दिया है। असफल विवाह के डर ने एक कमिटमेंट फोबिया को जन्म दिया है। और आए दिन बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ के जो विवाह की जो हमारे रोल मॉडल होते हैं, हम जिनको अपना हीरो मानते हैं तमाम फील्ड में, चाहे वो खेल के क्षेत्र में हो, चाहे वो कला के क्षेत्र में हो, चाहे वो सिल्वर स्क्रीन के लोग हों, जब उनकी शादियां असफल होती हैं और जब सामने आती हैं वो चीज़ें, तो कहीं ना कहीं आर्थिक स्वतंत्रता और व्यक्तिगत उद्देश्यों की प्राथमिकता अब लोगों को शादी और विवाह के बंधन से दूर करने के लिए प्रेरित कर रहा है। तो ये ऐसे बदलाव हैं जो कहीं ना कहीं हमारे समाज के लिए घातक है। हमारा जो समाज है, एक तरफ तो युवाओं की ये स्थिति है, लेकिन एक रिसर्च में यह भी है कि हमारे यहाँ विवाह योग्य जो पुरुष हैं और जो विवाह योग्य स्त्रियां हैं उनमें करीब प्रति 1000 पुरुषों पर 918 या 922 स्त्रियां हैं। तो हमारे यहाँ जो एक जेंडर इक्वलिटी का भी एक जो सोच है, बहुत काबू किया है सरकार ने। जो लिंगानुपात में जो डिफरेंस था, कई जगह स्थिति बहुत भयावह है। कई जगह शादियों के लिए महिलाओं की खरीद फरोख्त है और एक सामाजिक सोच कि भाई महिलाएं सिर्फ और सिर्फ परिवार के कामकाज संभालने के लिए या बच्चा पैदा करने के लिए हैं। जब वो महिलाएं सक्षम हो जाती हैं तो ये जो रूढ़िवादी सोच है या जो रूढ़िवादी परंपराएं हैं उनसे इतर वो अकेला रहना पसंद करती हैं। जिस तरह से फेमिनिज्म डेवलप हुआ है ये भी एक कारण है। कुल मिलाकर जो इस देश में शादी की जो परंपरा थी जिसमें एक सामाजिक इन्वॉल्वमेंट रहता था, वो सामाजिक इन्वॉल्वमेंट अब कम हो रहा है। और उसकी वजह से एक तरफ कुरीतियों और एक तरफ अकेले रहने की सोच ने कहीं ना कहीं इस इंस्टीट्यूशन को, मैरिज इंस्टीट्यूशन को बहुत बड़े स्तर पर प्रभावित किया है। एक रिसर्च में ये दावा किया गया कि अब अमेरिका में ज़्यादा से ज़्यादा पुरुष विवाह ही नहीं करना चाहते। अमेरिका में इस समय 25 से 54 वर्ष के 38% पुरुष ऐसे हैं जो अविवाहित हैं और शादी नहीं करना चाहते। इनमें से 40 से 54 वर्ष के 20% पुरुष ऐसे हैं जो न सिर्फ अविवाहित हैं बल्कि अपने माता पिता के साथ रहते हैं। इतना ही नहीं, पिछले 30 वर्षों में विवाह न करने वाले पुरुषों की संख्या विवाह न करने वाली महिलाओं की तुलना में ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी है। इसका एक कारण और है कि जिस प्रकार से जो तलाक के कानून हैं और जो अन्य सामाजिक जिम्मेदारियां हैं जिसमें पुरुषों को एक अलगाव की भारी कीमत चुकानी पड़ती है, तो लोग इससे भी डर रहे हैं। यह भी समझना पड़ेगा कि एक सामाजिक जो हमारी मान्यताएं थीं, परंपराएं थीं, वो इन्वॉल्वमेंट तो कम हुआ है और कानून जो वर्तमान में हैं उनमें जिस प्रकार के हालात हैं पुरुषों के लिए,
जिसमें एक अतुल सुभाष नाम के इंजीनियर ने अपनी सुसाइड करने के पहले अपने 1 घंटे का वीडियो रिकॉर्ड किया। हालांकि उसके बाद बहुत मानसिक उद्वेलना है, लेकिन अगर आप गहराई में जाएंगे तो महिला सुरक्षा कानूनों की आड़ में कुछ महिलाओं ने इसका बहुत ही बेतरतीब और गैरकानूनी इस्तेमाल किया है। तो पुरुष इनसे बचना चाहते हैं। ये एक डर, सामाजिक असुरक्षा पुरुषों में भी बढ़ी है। दूसरा एक सवाल है कि क्या आर्थिक हालात भी शादी के लिए या विवाह न करने के लिए जिम्मेदार हैं? आपको लग रहा होगा कि शायद दुनिया भर में युवाओं की विवाह के प्रति सोच बदल गई है और उन्हें अब ये गैर ज़रूरी लगने लगा है, लेकिन यह भी पूरी तरह सच या इकलौती वजह नहीं है, क्योंकि इसके पीछे आर्थिक हालात भी जिम्मेदार हैं। अमेरिका में हुआ सर्वे बताता है कि ज़्यादातर वो पुरुष अविवाहित रहते हैं जिनके पास कॉलेज की डिग्री नहीं होती या जो छोटी मोटी नौकरियां करते हैं और जिनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं होती कि वे विवाह कर सकें। यह स्थिति भारत में भी है। स्टडी बताती है कि भारत में हर महीने 10,000 रुपये या उससे कम कमाने वाले 39% युवा शादी करने के इच्छुक नहीं हैं। वहीं जिनकी आमदनी 60,000 रुपये या उससे अधिक है, उनमें ऐसे लोग ना के बराबर हैं जो शादी नहीं करना चाहते। मतलब आर्थिक कारण भी इस सामाजिक बंधन के लिए या विवाह नाम की संस्था के लिए कुछ हद तक जिम्मेदार हैं, क्योंकि अब जो परिवार हैं वो एकल परिवार हैं और शादी के बाद सीधा है कि पुरुष के ऊपर जिम्मेदारी आती है, या जो दंपति हैं, जो मैरिड कपल हैं, उनके ऊपर एक आर्थिक बोझ आता है कि उन्हें अब अपनी लाइफ अपने हिसाब से मैनेज करनी है। तो अगर वैसी आर्थिक सुविधाएं नहीं हैं, सक्षमता नहीं है, तो ये भी एक कारण है। तो भारत में कम आमदनी की वजह से विवाह न करने वाले पुरुषों की संख्या महिलाओं के मुकाबले ज़्यादा है। एक और प्रश्न है कि युवा पीढ़ी को क्यों कठिन लग रही डगर शादी की। पहले संयुक्त परिवार एकल परिवारों में बदले, फिर महिला और पुरुषों ने अकेले ही बच्चों की जिम्मेदारी उठाना शुरू कर दिया और अब बहुत सारे युवा शादी और बच्चे इन दोनों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते। पश्चिमी देशों में समाज में जो बदलाव आता है वो कई सालों और दशकों के बाद ही सही, लेकिन भारत में भी दिखाई देने लगता है। आज भले ही भारत में हर साल करोड़ों लोग शादियां करते हों, लेकिन धीरे धीरे बहुत सारे लोग अब शादी की डगर पर या तो जाना ही नहीं चाहते या हर कदम फूंक फूंक कर रखना चाहते हैं। जिस समाज का आधार ही विवाह को माना जाता है, उस समाज का ढांचा अब धीरे धीरे बदल रहा है। तो एक सवाल और उठता है कि क्या माई लाइफ माई रूल जैसे स्लोगन्स या फेमिनिज्म शादी से मोहभंग की वजह हैं, या फिर अपना जीवन अपने ढंग से जीने का कल्चर समाज के मुख्य इंस्टीट्यूशन विवाह के लिए ग्रहण का काम कर रहा है। अगर कुछ दशक पहले की बात करें तो पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को ज़्यादा अधिकार नहीं थे। वो पढ़ाई लिखाई भी पूरी नहीं कर पाती थीं, लेकिन अब महिलाएं भी तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं और उन्हें तमाम सामाजिक मान्यता के अलावा कानूनी मान्यताएं मिल रही हैं, रिजर्वेशंस मिल रहे हैं। तो वो पुरुषों के मुकाबले अब हर जगह दिख रही हैं। पैसा कमाने वाली महिलाएं अब ऐसा जीवन साथी चाहती हैं जो आर्थिक रूप से सशक्त हो, लेकिन बहुत सारे पुरुष इस रेस में पीछे छूट जाते हैं। लेकिन ये लड़ाई महिलाओं और पुरुषों की नहीं, बल्कि जीवन को अपने ढंग से जीने की भी है। विवाह के 7 फेरे और 7 जन्मों का साथ अब भी परंपरा का हिस्सा तो है, लेकिन बहुत सारी युवा इस परंपरा को पिंजरा मानने लगे हैं और सोचते हैं कि विवाह उनकी स्वतंत्रता की समाप्ति का द्योतक है। अब बात यह है कि विवाह से मोह भंग क्या समाज को भी कमज़ोर करने का काम करेगा? तो बिल्कुल करेगा, कर रहा है। कई सरकारें, कई देशों की सरकारें तो विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए पैकेज लेकर आ रही हैं। जापान इस समस्या से जूझ रहा है, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया इस समस्या से जूझ रहे हैं, सिंगापुर में भी लगभग यही समस्या है। तो इस सवाल का जवाब न तो सीधा है और ना ही बहुत आसान। तो जब सवाल सीधा भी ना हो और उसका जवाब आसान ना हो, तो फिर कहीं ना कहीं हमें उसको पुनर्परिभाषित करने की ज़रूरत हो जाती है। विवाह की वेदी पर तमाम ऐसे युगल हैं जिन्होंने अपने जीवन को सफलतापूर्वक जिया, लेकिन तमाम ऐसी
करुण कथाएं भी हैं, कई ऐसी दर्द भरी कहानियां भी हैं जो विवाह की वेदी के बाद मौत के मुहाने तक आ पहुंची। जिस प्रकार से विवाह में दहेज प्रथा, आज भी कई ऐसे आदिवासी समुदाय हैं जिसमें जब बेटी जन्म लेती है तो वो उत्सव मनाते हैं, क्योंकि आदिवासी समाज भले ही आधुनिक ना कहा जाता हो, लेकिन मानसिक रूप से वो तथाकथित आधुनिक भारतीय समाज से कई मामलों में बेहतर है, क्योंकि दहेज जैसी एक विकराल समस्या ने विवाह जैसी बेहतर संस्था को कलंकित किया है। दहेज के कारण कितनी महिलाओं की हत्या हुई, दहेज हत्या, दहेज एक्ट बना, और फिर उसी को बचाने के लिए जब दहेज एक्ट बना तो उसका इस स्तर पर दुरुपयोग हुआ कि कई निर्दोष पुरुष भी उसका शिकार हुए। तो यह एक सामान्य सामाजिक परंपरा थी कि जब शादी होती थी तो अपनी स्वेच्छा से बेटी को विदा करने के लिए दहेज दिया जाता था। भारतीय कानून में बेटा और बेटी के बीच में कोई फ़र्क नहीं है, पिता की संपत्ति पे उतना बेटी का भी अधिकार है और बेटे का भी, लेकिन बहुत कम देखने को मिलता है कि कभी बेटियां अपना अधिकार लेने के लिए आती हैं। तो एक सोची समझी व्यवस्था थी कि बेटियां तो अपना जायदाद लेती नहीं हैं, ज़मीन लेती नहीं हैं, धन बटाने आती नहीं हैं, तो उनको उनकी संपत्ति के बराबर देकर विदा किया जाए। लेकिन फिर ये कुरीति ने जन्म ले लिया। दूसरा, ये जो समाज है, भारतीय समाज, ये मेन ऑब्सेस्ड है, पुरुष आधारित है। हर चीज़, हमारे जो कर्मकांड ही ऐसे हुए कि भाई पुत्र नहीं होगा तो मुखाग्नि कौन देगा। आज भी जिसके यहाँ 4 या 5 लड़कियाँ हैं तो पता चलता है कि वो इसकी आस में है कि कहीं उनके यहाँ एक पुत्र पैदा हो जाए तो उनका वंश चलेगा। और वंश को कौन सी, उन कोलंबस की उस परिवार से आते हैं कि उन्होंने दुनिया खोजी थी। तो ये जो सामाजिक बुराइयां हैं इनको तो समझना पड़ेगा। और जब एक समाज में जब एक शादी टूटती है तो एक भरोसा टूटता है, शादी टूटती है तो परिवार टूटते हैं, और जब शादी में कोई अपराध होता है और दुर्घटना होती है तो एक भय पैदा होता है। यह हमारे समाज में कहीं ना कहीं घर कर रहा है। दूसरा, जब बिना परिवार और बिना समाज के शादियां हो रही हैं तो बहुत आकर्षण के आधार पर हो रही हैं, तो वो भी जल्दी से टूट रही हैं। कुल मिलाकर इस पूरी व्यवस्था को पुनः परिभाषित करने की ज़रूरत है, कानूनी रूप से भी और सामाजिक रूप से भी। अन्यथा विवाह से मोहभंग होना देश के लिए एक सामाजिक समस्या बनेगा, आर्थिक समस्या बनेगा, और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से शादियां टूट रही हैं, जनसंख्या पे तो इनका फ़र्क पड़ेगा ही विवाह न होने का, लेकिन जो विवाह हो रहे हैं और जो असफल हो रहे हैं उससे सामाजिक ताना बाना भी छिन्न भिन्न हो रहा है। तो पहले जो हमारे यहाँ विवाह सफल होते थे उनकी दुहाई देना तो बंद करें, क्योंकि अब महिलाएं आर्थिक रूप से सक्षम हैं, समृद्ध हैं, संपन्न हैं। तो एकल व्यक्तित्व के तौर पर उनकी स्वीकार्यता, और विवाह में सिर्फ पुरुष ही नहीं, महिला भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। तो उसकी स्वीकार्यता पहले ये पिता की जिम्मेदारी है, फिर भाई की जिम्मेदारी है, पति की जिम्मेदारी नहीं, ये परसेप्शन बदलना पड़ेगा। महिलाएं जब पुरुषों के साथ विवाह में आती हैं तो वो सामाजिक जिम्मेदारी भी उतनी निभाती हैं, घर की जिम्मेदारी भी उतनी निभाती हैं, तो उन्हें उतना रिस्पॉन्स मिले। विवाह नामक संस्था में उन्हें उतना ही आदर और सम्मान मिले। विवाह नामक संस्था उनके जीवन की स्वतंत्रता, उनके जीवन की वस्तुतः स्थिति को पूरी तरह से परिवर्तित होने का काम न करे। ये ना हो कि अब वो एक पिंजरे में आ गई हैं। ये जो सामाजिक हमारे परसेप्शन, हमने एक सोशल परसेप्शन गढ़ लिए हैं कि बेटा अभी जब विवाह नहीं हुआ है तब तक ये फिर तो पराए घर जाना है, पराया धन है। जब तक ये हमारे सोशल परसेप्शन चेंज नहीं होंगे, अब पहले चल गए लेकिन अब पूरी तरह से जब पूरा सिनेरियो चेंज हो गया है तो हमें ये सोच चेंज करनी पड़ेगी। अन्यथा हमारे देश में भी ये जो शहनाइयाँ हैं ये बजेंगी, लेकिन उतनी ही जल्दी बेसुरी भी हो जाएंगी या बजना कम शुरू हो जाएंगी। तो समय रहते चेतने की आवश्यकता है। सरकार, समाज, सबको इस पर बहुत गहराई से काम करने की ज़रूरत है। तो
द नवीन पुरोहित शो में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और इस विषय पर दीजिए अपने सुझाव, अपना मार्गदर्शन और देखते रहिए IND24। नमस्कार।